जी सर। आज इंजीनियर्स डे है। अभियंता दिवस, कर लो कुछ काम। बहुत कर चुके हैं चलिए। आराम। और आईआईटी रुड़की को नंबर वन बनाना है। हर इम्पोर्टेंट दिन जो साल में हम मनाते हैं, उस दिन उसका वाइट पेपर भी जारी होना चाहिए। हम अभियंता समुदाय को सिर्फ अपने पूर्वजों के गीत गाने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, उनको श्रद्धांजलि दी जाए, उनको क्रेडिट दिया जा सकता है। पहले अभियंता जिनको भारत रत्न दिया गया वो विश्वेश्वरैया साहब हैं, जिनका जन्मदिन 15 सितंबर को पड़ता है। और हर साल हम इस दिन को इंजीनियर्स डे की तरह से मनाते हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। विश्वेश्वरैया साहब तो साहब रुड़की के नहीं थे, और मैंने जैसा बताया पूना के थे। और दूसरा जो भारत रत्न मिला वो एरोस्पेस इंजीनियर हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब को 97 में दिया गया। राइट सर। राइट। इस समय एक नाम सबको मालूम है, मेट्रो मैन का, श्रीधरन साहब। उनकी ईमानदारी पर सपने में भी शक नहीं किया जा सकता है, लेकिन जब वो चुनाव लड़ते हैं हार जाते हैं। इंजीनियर्स प्रोफेशन के साथ बड़ा थोड़ा अन्याय भी हुआ है। किसी को नोबेल प्राइज नहीं मिला है। हम लोग कहते हैं कि हमारा रुड़की एशिया का ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, मगर भारत रत्न पाने वाला हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की का या किसी भी आईआईटी का अभी तक कोई अभियंता नहीं रहा। जो 15 सितंबर का दिन है वो मोक्ष गंडम विश्वेश्वरैया साहब का जन्मदिन है। 1848 में थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की स्थापना हुई थी, और 1864 में वो पैदा हुए थे। और 1892 में वो ग्रेजुएट हुए थे पूना के इंजीनियरिंग कॉलेज से। हाँ। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आईआईटीज में रुड़की का स्थान आज की तारीख में 8वें नंबर पे है। 10वें नंबर पे खिसक के चला गया है बनारस का। एक्चुअली बनारस टॉप पे आईआईटी मद्रास है। तो सर मेरी मेरी सोच ये है कि क्योंकि आज इंजीनियर्स डे है, हम लोग इस पर चर्चा क्यों ना करें कि पुराने ज़माने में विशिष्टियाँ भी अच्छी नहीं होती थी, डिज़ाइन का ज्ञान भी। मैं तो कहता हूँ सर, जब रुड़की का पहला इंस्टीट्यूट बना एशिया में 1848 से पहले की बात कर लेना सर, विशिष्टियाँ कोई नहीं जानता था, डिज़ाइन कोई नहीं जानता था। तो चाहे ताजमहल बना हो, चाहे पुराने हमारे फेमस मंदिर हैं, इतने भारी भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया गया, और उनका बाल बांका आज तक नहीं हुआ। और आज आप ये देखते हैं, चाहे फ्लड हो, चाहे आपके हाईवेज हों, चाहे आपके सेतु हैं, टैक ऑफ कार्ड की तरह गिर रहे हैं। तो समस्या क्या है? समस्या तो ईमानदारी और पारदर्शिता की है ना सर। पुराने जमाने में जो राजा होते थे, उनका कानून बहुत तगड़ा होता था। उनके टाइम में कोई चोरी चकारी नहीं कर सकता था। जो विद्वान बताते थे वो सामग्री पूरी लगती थी, नहीं तो गर्दन कलम कर दी जाती थी। हम चिंतन करें, क्या खोया क्या पाया, नया संकल्प लें। और देश में राजनीति समाज सेवा है या पारिवारिक व्यवसाय? तो सर अब व्यवसाय
जिसमें धन सबसे ज्यादा मिलता हो, उसी को तो व्यवसाय कहते हैं ना। और पुराने जमाने में सर मेरा कहना यह है कि राजा महाराजाओं के यहाँ भी यही चलता था, रॉयल ब्लड। मगर उस जमाने का जो रॉयल ब्लड ब्लड होता था बहुत सक्षम होता था सर। इसीलिए लोग राज परिवारों में ही शादी करते थे, और उनमें बेईमानी का तत्व दिखाई नहीं देता था। और जब जब राजा बेईमान हुआ तो चंद्रगुप्त मौर्य पैदा हुए, चाणक्य पैदा हुए। उनका रॉयल बैकग्राउंड नहीं था इन दोनों का, उनको उखाड़ फेंका। और हिंदू राजा महाराजाओं की तो पहचान इसी से रही है कि वो योग भी रहे, ईमानदार भी रहे, प्रजा के प्रति वफादार भी रहे। और वर्तमान में सर वो स्थिति ये है, आप देख रहे हैं कि परिवारवाद इतना हावी हो गया, और क्यों ना हावी हो, कि देश का कानून इतना लचर पचर हो गया है कि लालू यादव पे 25 साल से केस चल रहा है, और केजरीवाल साहब बार बार इलेक्शन मीटिंग अटेंड करने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। कोई भय तो है नहीं ना। पहले राजा जो होता था वो निर्माण कार्य हो या पब्लिक के कार्य में सहभागिता नहीं करता था, उसे कमीशन नहीं चाहिए होता था, उससे ठेकेदारों से मिलके काम नहीं करता था। आज की तारीख में सत्ता पर आदमी आना ही इसलिए चाहता है कि वो निर्माण एजेंसियों से मिली भगत करके, हाँ, एक के 1,000 करोड़ करे, जिसमें 1,000 1 करोड़ भी नहीं थे, उन पर हजारों करोड़ से हो गए हैं ना। क्यों हो गए? इसीलिए हो गए। तो सर मैं सिंगापुर के बारे में देख रहा था कि सिंगापुर में भी परिवारवादी है एक तरह से सर, मैं बता रहा हूँ। लगभग सन 1955 से, जब से सिंगापुर एस्टेब्लिश हुआ, 90 तक लगभग 40 साल मिस्टर ली यू थे, और ही वॉज वेरी डेडिकेटेड पर्सन। और उनकी पार्टी, और वो खुद प्राइम मिनिस्टर रहे, मगर अनुशासन तगड़ा रहा, वित्तीय अनुशासन भी तगड़ा रहा, लॉ ऑर्डर तगड़ा रहा, और खुद ईमानदार थे। फादर ऑफ नेशन कहलाते हैं सर वहाँ के। और लगभग 30-35 साल की एज में वो प्राइम मिनिस्टर हो गए थे, और 60-65 की उम्र में उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। और जो योग था उनकी पार्टी में, उनका नाम मेरे ख्याल से टोंग समथिंग था। उन्होंने 1990 से लेकर 2004 तक अच्छा काम किया। मार्गदर्शन फादर ऑफ नेशन ने ही किया, 40 साल सेवा करने के बाद भी। और सर मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, उनके बेटे ली लूंग हैं, 2004 से सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं, और अभी तक हैं, और लगभग 72 साल के हो चुके हैं, 72-73 साल। तो परिवारवाद तो राजशाही जमाने में पहले भी था, मगर वो बिकाऊ नहीं होते थे, इसलिए वो अच्छा काम कर लेते थे। मुझे आज के परिप्रेक्ष्य में बीजेपी के और आरएसएस के मुकाबले कोई पार्टी नहीं दिखाई देती जो देश में पारदर्शिता लाए, जो देश में वित्तीय रिफॉर्म्स लाए, जो देश में लॉ एंड ऑर्डर योगी की तरह से कठोर लाए। जब तक ये व्यवस्था नहीं आएगी, तब तक चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे अवंता समाज हो, आप चोरी या ठेकेदार हो, भाई ठेकेदार भी तो पैसा बनाने के लिए सर बैठे हैं ना, व्यवसाय है उनका ही है। तो जब तक पूरी सामग्री नहीं लगेगी, आजकल डिजाइन सेफ हैं, डिजाइन में कोई कमी नहीं, और हमारी विशिष्टियां पहले के मुकाबले, और जो सामग्री हम लोग यूज करते हैं बहुत बढ़िया है। जब उसमें कटौती हो जाएगी, उसमें चोरी हो जाएगी,
तो यही होगा कि बरसात हो जाएगी और आप देखते हैं हाईवेज में सिटी के अंदर भी गड्ढे हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं तो कमी है हम लोगों में। हम इंजीनियर्स को इंजीनियर्स डे वाले दिन कम से कम इस बात का ही शपथ लेनी चाहिए, संकल्प लेना चाहिए कि अगले 1 साल में हम अपने प्रोफेशन को कैसे अच्छा करेंगे। और एक वाइट पेपर जारी करना चाहिए कि क्या खोया क्या पाया इस साल इंजीनियर्स ने। तो मेरा तो सुझाव यही है कि संकल्प यही लिया जाना चाहिए कि निर्माण कार्यों में टोटल ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। इसीलिए मैं ई इंफ्रा की बात करता हूँ, ई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बुक की बात करता हूँ, जिसमें सभी डाटा भरा रहे। कौन श्रेष्ठ है, किसने कितने लंबे समय में कोई काम पूरा किया है, किसने जल्दी पूरा किया, इसी समय में उस सड़क की कारपेटिंग करने वाला अभियंता कौन था, एकदम पता लगाया जा सके। मेरी तो पहले भी सर सोच थी, मैं तो पिलोडी में था और उस जमाने में हम लोग चाह रहे थे कि ये जो हमारे कारपेट्स हैं, रोड्स हाईवेज हैं, उसकी क्रस्ट थिकनेस जब भी बढ़े, या पहले क्या थी अब कितनी हो गई, तो उसका एक सॉफ्टवेयर बनाने की चेष्टा की जा रही थी। उस टाइम मैं चीफ इंजीनियर आईटी का काम भी देख रहा था। तो मैंने कहा यार ये ऐसे नहीं होगा, गूगल से कहिए, गूगल ने इतना अच्छा काम कर रखा है, गूगल से टाई अप क्यों नहीं करते हैं कि भैया आप रास्ता तो हमें बता देते हो, थोड़ा डाटाबेस और बढ़ा दो जो हम देते रहें, हम बढ़ते रहें। कब कितना पैसा स्वीकृत हुआ, किस चैनल से किस चैनल तक कितना खर्चा हुआ, और उस कष्ट में क्या काम हुआ, आम जनता क्लिक ऑफ माउस से पता लगा लेगी ये स्थिति है। यहाँ तो सर मैं ये देखा है कि नया प्रोजेक्ट सैंक्शन होता है, मेरठ करनाल रोड के बारे में मैं कह रहा हूँ। हाँ, एक जमाने में अच्छा खासा पैसा स्वीकृत हुआ, उस पर अच्छी खासी कारपेटिंग हुई और वो सड़क टूटने लगी। तो उसकी जांच आंच तो ऐसे ही चलती रहती है जैसे केजरीवाल की चल रही है, लालू प्रसाद की चल रही है। एक नया प्रोजेक्ट सैंक्शन होके आ गया और हैवी स्पेसिफिकेशन के साथ, तो ढकने की कार्रवाई अभियंता भी करते हैं और नेतागण भी करते हैं, क्योंकि वो सात गांठ है सर इसमें। आज के शुभ दिन पर सक्सेना साहब, क्योंकि आप सिविल इंजीनियर हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि अभियंता दिन पर हम लोगों को क्या संकल्प लेना चाहिए, क्या व्यवस्था होनी चाहिए, और कैसे हम कह सकें अपने आप को कि हम तो परिवारवाद भी नहीं है भैया, अभियंता में तो परिवारवाद नहीं चलता ना, नेताओं में तो चलता है ना। तो कम से कम अभियंता को कैसे सुधारें सर, सबसे बड़ी समस्या है ये। ओवर टू डॉक्टर इंजीनियर सक्सेना साहब प्लीज। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज अभियंता दिवस है, तो देश के विश्व के सभी अभियंताओं को मेरा प्रणाम। अभियंता एक ऐसा समाज है जो आम जनजीवन को सुगम बनाता है। आज मैं जो राजनीतिक पार्टियों का परिवारवाद है उस पर बात न करके अभियंताओं पर भी बात करूंगा और कैसे इनका योगदान रहा है उस पर बात करूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे विश्व के जितने भी विकसित देश हैं, उन सभी देशों ने जो टेक्नोलॉजी में महारत प्राप्त की है, चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी हो, चाहे डिफेंस टेक्नोलॉजी हो, चाहे अन्य कोई टेक्नोलॉजी हो, या जनता से संबंधित कोई टेक्नोलॉजी हो, जो सेवाएं हो, उसमें सभी अभियंताओं का ही योगदान है। लेकिन उसमें एक शर्त जरूर होती है
कि अभियंताओं को संरक्षण मिलना चाहिए सरकार का और शासन का। अभियंता एक ऐसी कम्युनिटी है जो फील्ड में जाकर काम करता है और हमेशा अपने हाथ पर अपनी जान को लेकर चलता है। जब उसमें असुरक्षा की भावना आ जाएगी या उसको लगेगा कि उसका परिवार असुरक्षित है या उसके सामने ऐसी घटनाएं होंगी, तो वो अपना जो मूल कर्तव्य है उससे निश्चित रूप से हट जाएगा और वो जो शासन या समाज की भ्रष्ट व्यवस्था है उसका एक अंग हो जाएगा। अब मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं। कभी आप जो पुरानी कैनाल्स हैं उसके ऊपर जाइए, वहां पे कुछ इरिगेशन डिपार्टमेंट्स के बोर्ड लगे रहते हैं। उसमें नीचे लिखा होता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बहादुर साहब, अंग्रेजों के समय के। और कभी किसी पुराने इंजीनियर से बात करिए कि बोले, वो कहते हैं कि अगर कोई एक्शन आया करता था तो डीएम उसको रिसीव करने जाया करता था। उसको सम्मान था, उसको शासन की सुरक्षा थी। तब उसने उस समय में, जबकि साधन आने जाने के साधन नहीं थे, व्यवस्थाएं इतनी अच्छी नहीं थी, तब उसने दुर्हुई रास्तों पर ऐसी ऐसी चीजें बना दी, कैनाल बना दी, रोड बना दी, जो आज भी सुरक्षित हैं और वो सेवा दे रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा हटके आज की व्यवस्था पे आ रहा हूं, खासतौर से अपने देश की व्यवस्था पे आ रहा हूं। हम निश्चित रूप से कुछ सेक्टर में विश्व की जो अग्रणी पंक्ति है उसमें खड़े हुए हैं। चाहे डिफेंस सेक्टर हो, चाहे आपका इसरो हो, आपका वैमानिक क्षेत्र हो, चाहे रेलवे हो। रेलवे में आज आप एक क्लिक से टिकट बुक कराइए, ट्रेन की लोकेशन ले लीजिए। चेंजेज आए हैं। ऐसे ही और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हम जो विश्व में सबसे आधुनिक देश हैं उनके बराबर हम खड़े खड़े हुए हैं। और आपको जानकर ये ताज्जुब होगा कि उन सभी संस्थानों के हेड जो हैं वो इंजीनियर्स हैं, चाहे डिपार्टमेंट में हो चाहे शासन में हो। दिक्कत ये आ रही है कि जो अभियंताओं के विभाग हैं उसमें बजट की एक बहुत बड़ी धनराशि अलॉट की जाती है और वो धनराशि हमारे देश के नेता, ब्यूरोक्रेट, उनकी निगाह उस पर होती है। आपने कभी सोचा जिन विभागों को ब्यूरोक्रेट्स हेड कर रहे हैं, क्या उनमें चेंजेस आया है? उसमें चेंजेस बिल्कुल नहीं आया, वो वैसे ही थे और उससे और खराब हो गए जो 47 के टाइम में थे। क्या अभियंताओं के विभाग को एक ब्यूरोक्रेट मॉनिटर करे, इसकी क्या जरूरत पड़ती है? उसकी फाइल शासन में बैठा हुआ बाबू घुमाए, उसकी क्या जरूरत पड़ती है? बजट कितना अलॉट हुआ, कैसे अलॉट हुआ, पहले कैसे खर्च किया था, उसमें बाबू लिख के बताएगा? या जब अभियंताओं के ऊपर प्रेशर ये हो कि इस व्यक्ति का जो काम है या जो ये काम है ये हमारा ही आदमी करेगा और ये सामग्री हमारी इस जगह से ली जाएगी, तब वो कैसे निष्पक्ष होकर काम कर सकता है? फिर आपने देखा होगा कि बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें बिहार का एक एनएचआई का कांड था। उसने कंप्लेंट की थी इंजीनियर ने, उसका मर्डर हो गया। इसी प्रकार से अनेक घटनाएं होती हैं जिसमें उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब मौत के घाट उतारने के बाद जो उनके परिवार की स्थिति होती है वो बहुत दयनीय होती है, अगर उसने पैसा नहीं कमाया है। जब हमने रोल मॉडल इस प्रकार से बनाया है इस देश में कि जब हम जितने भ्रष्ट हो सकते हैं हम आपको सब जगह सहयोग करेंगे, सिस्टम जो है हमको हमको हम उसको पूरा सहयोग करेगा। लालू प्रसाद यादव इसका जीवंत एग्जाम्पल है, जिसको सुप्रीम कोर्ट से भी सजा हो चुकी है लेकिन वो व्यक्ति आज बेल पर घूम रहा है। ऐसे ही दिल्ली का एक बड़ा नेता जिसके लिए देश के बड़े बड़े वकील खड़े हो जाते हैं और सभी व्यवस्थाओं को ताक में रखते हुए उसको चुनाव के लिए अथवा अन्य किसी कार्य के लिए छोड़ दिया जाता है।
जब हमने अपनी शासन व्यवस्था में ऐसे मॉडल तैयार किए हैं जो ये कहते हैं कि आप भ्रष्टाचार करिए और हमारा हिस्सा हमको पहुंचा दीजिए, तो आप इस देश में राजा हैं। उस देश में अभियंता कैसे सुधार कर सकता है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जहां तक ये राजनीतिक नेताओं की बात कर रहा हूं मैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, वो ईमानदार व्यक्तियों को पसंद नहीं करते हैं। आज मुझे एक सेंटेंस याद आ रहा है जो मैंने लखनऊ बेंच हाई कोर्ट की थी, उसमें लिखा हुआ पढ़ा था, मैं नाम भूल रहा हूं। ब्रिटेन का एक प्राइम मिनिस्टर था, उसने लिखा था कि इस देश को स्वतंत्र करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देश स्वतंत्र होने के बाद जो इस देश के नेता हैं, उनको मैं अच्छे से जानता हूं, वो इस देश के आम जनता को चूस लेंगे। आज स्थिति यह है, अगर आप ईमानदार हैं तो आपकी कहीं पर भी नहीं सुनी जाएगी। कोई भी ना स्पेसिफिकेशन में कमी है, ना एग्जीक्यूशन पार्ट में कमी है, लेकिन कमी यह है, हम ये चाहते हैं कि जो शासन से पैसा अलॉट हुआ है किसी प्रोजेक्ट के लिए, उसका अधिकतर हिस्सा हमारे घरों में पहुंच जाए। दिक्कत यह है, राजनेता जो कुछ दिनों पहले हमारे आंखों देखे साइकिल पे चला करते थे, आज वो कई सौ कई हजार करोड़ के मालिक होते हैं, और सरकार चाहे उनकी हो चाहे विरोधी पक्ष की आ जाती हो, और उसको वो आराम से न्यायालय से छूट जाते हैं। जब देश की व्यवस्थाएं ऐसी हो चुकी हैं जिसमें भ्रष्ट व्यक्ति का सम्मान होगा, जो क्रिमिनल्स हैं उनको हम सम्मान करेंगे, तो सर बहुत ही मैं कटु सत्य बोल रहा हूं, इस देश में आप इस बात को छोड़ दीजिए कि एक इंजीनियर या एक अभियंता अपना अपना जो कार्य है वो ईमानदारी से करेगा। ये देश का कटु सत्य है। जब तक आप कटु सत्य नहीं जानेंगे, बीमारी का इलाज नहीं करेंगे। आज विश्व में हम जो हैं टेक्नोलॉजी के लिए बाहर जाते हैं, हम फाइनेंस के लिए बाहर जाते हैं, हमारे यहाँ इन्वेस्ट करिए, लेकिन कभी कोई राजनीतिक पार्टी विश्व में ये कहने गई है कि इन कंट्रियों में न्याय व्यवस्था अच्छी है, चाहे दुबई हो, चाहे सिंगापुर है, चाहे अन्य देश हैं जहां पर व्यवस्थाएं इतनी अच्छी हैं कि 24 घंटे या 48 घंटे में न्याय मिल जाता है। तो जब उन देशों में व्यवस्थाएं ठीक हो सकती हैं, तो वो व्यवस्था हम अपने देश में क्यों नहीं ला सकते? जब तक व्यवस्थाओं में सुधार नहीं होगा, तब तक आप किसी प्रकार की इम्प्रूवमेंट की उम्मीद ना करें। केवल सरफेस पे लीपा पोती हो जाएगी, लेकिन बीमारी वही लाइलाज रहेगी जो पहले थी। वास्तविकता यही है कि इंजीनियर्स आर 3 in 1। 3 in 1 क्यों? वो एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, कोई भी काम मैनेज अच्छी तरह कर सकते हैं। देयरफॉर इन देयर स्फीयर ऑफ वर्क IAS आर नॉट रिक्वायर्ड। दूसरा रोल जो इंजीनियर्स करते हैं वो शोध भी करते हैं, साइंटिस्ट भी होते हैं। तो ये जो साइंटिस्ट हैं या जो साधारण विज्ञान पढ़ के साइंटिस्ट हुए होते हैं, वो इंजीनियर नहीं बन सकते, वो निर्माण कार्य करा ही नहीं सकते। और तीसरा काम एग्जीक्यूशन का है। और आप जानते भी हैं कि बच्चे चाहे हमारे टाइम के हों चाहे आज के हों, पहली चॉइस ये होती है कि हम किसी ख्याति प्राप्त संस्था से इंजीनियरिंग कर लें। राइट सर? और जब वो प्रोफेशन में आते हैं तो जो आपने तथ्य बताए कि साहब नॉन इंजीनियर उनको गाइड कर रहा है, नेता उनको ब्लैकमेल कर रहा है, तो वो पूरी क्षमता जो दिखा सकते हैं वो अधिकांशतः नहीं हो पाती। सर, मेरा अनुभव ये भी है, चाहे IAS हो, चाहे नेता हो, चाहे इंजीनियर्स हों,
जो मानव समाज है, हर अंग में अच्छों की और ईमानदार की इज्जत होती है। चोर, डकैत, गैंगवार करने वाले लोग भी ईमानदार और डेडिकेटेड लोगों को पसंद करते हैं। मैंने अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में देखा है कि कुछ आईएएस और कुछ नेता जहां ईमानदारी से काम होता है उसको सपोर्ट करते रहे हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस बात का पक्षधर हूं कि आईएएस और हमारे प्रोजेक्ट हेड रहे हैं या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हेड रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इंजीनियरिंग समुदाय में मैनेजमेंट स्किल्स की कोई कमी नहीं, शोध कार्यों की कोई कमी नहीं, और एग्जीक्यूट कुछ भी कर सकते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, इससे अच्छी काम हो ही नहीं सकती है। और आप जानते हैं कि बहुत सारे प्रसिद्ध लोग, नेता भी फेमस है जो रहे हैं, वो इंजीनियरिंग कैडर के रहे हैं। और इसका उलट भी है, कुछ इंजीनियर नेता बन गए तो उन्होंने इंजीनियरिंग समुदाय का नाम डुबोया। तो सर, ये दवा जो मैंने बताई है कि टोटल ट्रांसपेरेंसी से आप अच्छे लोगों का चयन कर सकते हैं। आप ई इन्फॉर से किस व्यक्ति ने, किस प्रोजेक्ट मैनेजर ने किस अवधि में, किस रेट पे क्या काम कराया है, 50 साल का डाटा खंगाल सकते हैं और जान सकते हैं कि भाई जो हमारे रुड़की के गंगाराम जी थे, जिन्होंने विश्वेश्वरैया से साहब से 10 साल पहले इंजीनियरिंग कर ली थी, उनको तो किसी ने नहीं नवाजा आज तक भारत रत्न से। नोबेल प्रकाश, नोबेल प्राइज भी इंजीनियर्स को सर नहीं मिलते हैं, साइंटिस्ट को मिल जाते हैं। और आप जानते भी हैं कि वैसे तो अच्छा नहीं लगेगा जो नॉन इंजीनियर्स हैं उनको ये सुन के कि अधिकांश वे साइंटिस्ट जो प्राइम इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं पा पाते हैं, वो प्योर साइंसेस का अध्ययन करके बहुत उच्चतम इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए इंजीनियर से भी आगे निकल जाते हैं। तो मेरा कहना यह है कि अभियंता समाज को जितना मौका दिया जाना चाहिए, जितना फ्रीडम दिया जाना चाहिए, वो निश्चित रूप से नहीं दिया गया है। इस बारे में अपनी टिप्पणी दीजिए सर। हाँ सर, देखिए, इसमें बहुत ही स्पष्ट हमारा अप्रोच है कि सिस्टम अगर सुधार लेंगे तो खराब आदमी भी अच्छा हो जाएगा, और सिस्टम खराब है तो अच्छा आदमी भी खराब हो जाएगा। इसके अलावा कभी आप दिल्ली में मेट्रो में जाइए, आप बिना टिकट लिए हुए एंट्री नहीं कर पाएंगे। कारण सिस्टम उन्होंने ऐसा डेवलप किया है कि अगर आप बिना टिकट एंट्री करने की कोशिश करेंगे तो तुरंत आप पकड़ लिए जाएंगे। लेकिन इसके मुकाबले दूसरी जगह जाइए, वहां पे आप WT भी जा सकते हैं, क्योंकि सिस्टम आपको चेक नहीं कर रहा है। हमारे देश का, मैं इस समय देश की बात करूंगा, हमारे देश का सिस्टम जो है ये टोटली सड़ चुका है। और इसमें, और इस सिस्टम को माफिया कंट्रोल कर रहे हैं। बहुत ही मैं स्पष्ट कह रहा हूं, सिस्टम में माफियाओं का होल्ड है। तो एक आदमी ईमानदारी से काम करके उस सिस्टम से नहीं लड़ सकता है। जी। इसलिए जब सरकारों के पास फुल फ्लेज मेजोरिटी आ जाती है तो उनको सिस्टम सुधारना पड़ेगा। और जो व्यक्ति, चाहे अभियंता समाज के हों, चाहे पुलिस विभाग के हों, हर व्यक्ति जो है अच्छा करना चाहता है, हर व्यक्ति समाज में अपना योगदान देना चाहता है। लेकिन जब वो दूसरे लोगों की स्थिति देखता है जिन्होंने अच्छा काम किया है,
या ईमानदारी रह के काम किया, तो जो उनको पनिशमेंट झेलना पड़ता है, तो वो उस रास्ते से जाने की, उस रास्ते को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए देखिए, आदमी ईमानदार है तो जब तक वो रहेगा सही काम होगा, हटा दूसरा आया फिर वैसे ही चालू हो जाएगा। सिस्टम अगर अच्छा है तो आदमी बेईमान भी है तो वो उसमें आके अच्छा काम करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है हम सिस्टम को कैसे सुधारें, और सिस्टम तभी सुधरेगा जब हमारी न्यायिक व्यवस्था, या अच्छे और बुरे में क्या डिफरेंस है, गलत और सही में क्या डिफरेंस है, उसका निर्णय जल्दी से जल्दी हो सके और उनको हम पनिश करना शुरू कर दें। ये ना हो कि आपने 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ का घोटाला किया और 6 महीने जेल में आकर आप मजे मार रहे हैं। जब व्यवस्थाएं ऐसे चलेंगी तो कोई भी व्यक्ति आसानी से उस रास्ते पे जाने की कोशिश करेगा, जिसमें वो कोशिश करेगा हम इतना कमा लें कि हम इस देश के बड़े बड़े वकीलों को खड़ा कर दूं सीधे सुप्रीम कोर्ट में, और वहां से हमको, अगर मैं अंदर भी हो गया हूं तो मैं बाहर आ जाऊं। ये जब तक सुधार नहीं होगा तब तक मेरा अपना सोचना है कि हम बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें ना सोचें, क्योंकि देश में स्थिति, हमने सर इत्तेफाक ऐसा रहा है, हमने ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी और आपका जो विधायिका, इनको बहुत अंदर से देखा है, जिसको हम यहाँ पर नहीं बता सकते हैं आपको। सिस्टम पूरी तरीके से सड़ गया है। अच्छा, सहमत हूँ, सिस्टम सड़ गया होगा। और जो भी आप बात कर रहे हैं सब सही है, मगर हम चर्चा यहाँ इस बात की कर रहे हैं, बीमारी है तो दवा भी होगी और दवा की जा सकती है। आज हमारे देहरादून चैप्टर के में जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स के तत्वाधान में इंजीनियर डे मनाया जा रहा है, वहाँ मैंने प्रपोज किया था, कुछ मॉडिफाई किया होगा। उसके कीनोट स्पीकर ने जो सब्जेक्ट लिया, सस्टेनेबिलिटी ऑफ इंफ्रा प्रोजेक्ट्स यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मेरा कहना यह है कि सर, टूल्स आ चुके हैं और आपको नेतृत्व चाहिए मोदी जैसा। पब्लिक को चाहिए था कि 400 पार हो जाते तो हर कड़े से कड़ा रिफॉर्म संभव था, हर कड़ी से कड़ी पारदर्शिता संभव थी। मगर जब हमारे साथी लोग ही बिके हुए हैं, हम लोग व्यवस्था ठीक करना ही नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वे ठेकेदार लाभ उठाना चाहते हैं, किसी से भी लाभ मिले। और समाज के ठेकेदार भी इस तरह से हैं कि हर को धन कमाने की आकांक्षा है, देश की आप सोचना ही नहीं चाहते हैं। तो इस हालात में मुझे लगता है कि मोदी जी का नेतृत्व, आरएसएस पे आस्था काफी अच्छा इम्पैक्ट डाल सकती है। और अगर इस देश में कुछ चेंज आएंगे, पॉजिटिव रिफॉर्म्स आएंगे, चाहे वित्तीय सुधार आए, चाहे सामाजिक सुधार आए सर, चाहे टोटल ट्रांसपेरेंसी आए, ये मोदी काल और योगी काल में ही आ सकते हैं। तो एक्टली समाज सर। को, मैं तो इंजीनियर्स डे पर यही संदेश देना चाहता हूँ कि भाई, आप इंजीनियर्स को नेता ना बनाओ कोई बात, मगर आप नेता तो ऐसे लोगों को सौंपिए जो देश की सोचते हैं, जो देश की सोचेगा। देखिए, आजकल सरकारी संस्थानों हो चाहे प्राइवेट हैं, पे पैकेट बहुत बढ़ चुके हैं। चोरी पूरी तरह रोकी जा सकती है और चोरी रोकना संभव है। ओवर टू सक्सेना साहब, आप सेशन को कंक्लूड करें थोड़ा सा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, चोरी रोकना संभव है, लेकिन इसके लिए जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है वो बहुत जरूरी है। और जब हमारा समाज वर्गों में बटा हुआ है तो उसको भी सोचना पड़ेगा कि जो हमारा राजनीतिक नेतृत्व है वो हमको क्या देना चाह रहा है।
अगर हम छोटे लाभ के लिए आपस में लड़ते रहे तो हमारा एक बड़ा नुकसान भविष्य में हो जाएगा। तो इसलिए जो राजनेता अपने परिवार को छोड़कर देश की सेवा कर रहे हैं, तो ये हम सबका फर्ज है कि हम उनके साथ खड़े हों और उनको मौका दें कि हमें वो चीज उपलब्ध कराएं या वो व्यवस्था उपलब्ध कराएं जिसमें आम आदमी का जनजीवन सुलभ हो, तुरंत न्याय मिले और उसकी जो समस्याएं हैं उसका भली प्रकार से निराकरण हो। पर मेरा कहना यह है कि मैंने थोड़ा डाटा एकत्रित किया था कि दुनिया में स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी, वहाँ के शासक और शासन में ट्रांसपेरेंसी का लेवल हाई, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेटर है और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वहाँ किए गए। तो डेमोक्रेसी सफलतापूर्वक चल रही है। अमेरिका को देखिए आप, मुझे लगता है जिस तरह के वो सिस्टम चल रहे हैं, अपना राष्ट्रपति भी ईमानदारी से तय नहीं कर पा रहे हैं, निश्चित ढलान हो। चाहे चाइना हो, रशिया हो, जहां एक आदमी की तूती बोलती हो और योग्यतम को आगे लाए जाने में रुकावट है, वो राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ऐसा मेरी सोच है। डॉक्टर हरगोविंद गोविंद खुराना साहब पहले मेडिकल डॉक्टर थे, जिन्होंने डीएनए पर शोध के कारण उनको 1968 में नोबेल प्राइज मिला। ये मुझे ही लगता है, मुझे कहना ही चाहिए, वैसे इंजीनियर डे है आज, विश्वेश्वरैया साहब ने एक्चुअली कर्नाटका में, मैसूर में शासन प्रशासन और राजनीति में उनकी धमक ज्यादा रही, इसीलिए उन्होंने यश ज्यादा पाया। और हमारे रुड़की के भी, हमें तो अपने कॉलेज पे और वहाँ की जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे पुराने हों चाहे नए हों, बड़ा गर्व फील करते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं वो पिछड़ गए। और मैं तो अल्बुनी एसोसिएशन से भी कहता हूँ कि आप एक छोटी छोटी इकाई बना लीजिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट की। अरे भाई, शहरधारा कितनी गंदी है, हम तो ये सफाई का ही काम ले लीजिए। आप एसोसिएशन बुड्ढे लोग करें ना, ठेकेदारों को रिप्लेस करें ना। इस बात को एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि हम लोग कहते हैं कि हमारा रुड़की एशिया का ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, मगर भारत रत्न पाने वाला हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की का या किसी भी आईआईटी का अभी तक कोई अभियंता नहीं रहा।